हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, लक्ष्मीकांत की सीरीज में एक बार फिर से मैं एक नए चैप्टर के साथ आप सब लोगों के साथ हूँ। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट लेजिस्लेचर की। आप देखेंगे कि पार्लियामेंट जिस तरीके से काम करती है सेंट्रल लेवल पे, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे हमारा स्टेट लेजिस्लेचर काम करता है। अब आप पार्लियामेंट वाले चैप्टर का आप रेप्लिका देखेंगे इस चैप्टर को। जिस तरीके से मैंने पार्लियामेंट वाले चैप्टर को डिस्कस किया है, यहाँ पे भी मैं आपको उसी तरीके से समझाऊंगा। बट इस चैप्टर को देखने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश ये करता हूँ कि अगर आपने मेरे पार्लियामेंट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि पहले आप उस वीडियो को देखें, ताकि आप केवल 20 से 30% एफर्ट में इस पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे। बिकॉज हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाले में हमने देखा हमारे देश में जिस तरीके से पार्लियामेंट का काम होता है कानून बनाना सेंट्रल लेवल पे, उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना राज्य के लेवल पे। तो आज हम इसे स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे और हमेशा की तरह छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से अब हम इस पूरे चैप्टर को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के ऑर्गेनाइजेशन की। फिर हम बात करेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर का कॉम्पोजिशन क्या है। फिर हम स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो दो हाउसेस पाए जाते हैं हम देखेंगे। सारे स्टेट लेजिस्लेचर में दो हाउसेस नहीं होते, बट इन हाउसेस का ड्यूरेशन क्या होता है ये हम देखेंगे। फिर हम स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबरशिप के बारे में देखेंगे और हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में देखेंगे जो भी स्टेट लेजिस्लेचर के होते हैं। हम देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के सेशंस कौन कौन से होते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स कौन कौन से स्टेट लेजिस्लेचर में फॉलो किए जाते हैं। कोई किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए जब रखा जाता है तो कौन कौन से कंडीशन होते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसको हम स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस चलता है उसके साथ कंपेयर करेंगे। मैंने आपको बताया कि हमने जिस तरीके की फेडरलिज्म को अपनाया है, उस फेडरलिज्म में सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है। तो जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है गवर्नमेंट का वो पार्लियामेंट है, उसी तरीके से स्टेट के लेवल पे लेजिस्लेटिव ऑर्गन हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। तो इन दोनों के लेजिस्लेटिव प्रोसेस को कंपेयर करने पे हमें समझ आएगा कि किस तरीके से हमारे देश में जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो काम करता है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब इस वीडियो को मैं शुरू करूं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना शुरू करूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हम स्टेट लेजिस्लेचर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आप देखोगे हमारे देश में जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं उन सब में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ज्यादातर स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे यूनिकैमरल सिस्टम पाया जाता है, बल्कि कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहां पे हमें बाई कैमरल सिस्टम देखने को मिलता है। आप देखेंगे हमारे देश के 6 ऐसे राज्य हैं, 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को हमें मिलता है, जहां पे हमें लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को मिलती है। इन स्टेट्स में आप यूपी देखेंगे, बिहार देखेंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे बाई कैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था, जिसको 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से अबॉलिश कर दिया गया। तो हमने, याद कीजिए, आप जब पार्लियामेंट पढ़ा था तो हमने पार्लियामेंट देखा था कि पार्लियामेंट का जो कंपोनेंट होता है वो एक तो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट भी होता है। सेम चीज आप स्टेट लेजिस्लेचर के कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन शामिल होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली तो शामिल होता ही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी स्टेट में है तो वो भी शामिल होगा, और इसके साथ साथ गवर्नर भी शामिल होता है। क्यों? देखिए, किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस से पास होने के बाद गवर्नर का एसेंट मिलना जरूरी होता है। तो चूंकि किसी भी कोई भी बिल बिना गवर्नर के एसेंट के एक्ट नहीं बनता, दैट्स वाई गवर्नर जो है ये भी स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है। तो ये हमने बात की ऑर्गेनाइजेशन की। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट जो हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रकार के सिस्टम है, कहीं पे यूनिकैमरल है तो कहीं पे बाई कैमरल है। अब किसी भी स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है तो वहां पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल पाई जाती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को या तो क्रिएट करना हो या एबॉलिश करना हो, इन सब की पावर पार्लियामेंट के पास होती है।
अगर किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के रेजोल्यूशन को पास कर दे अंडर आर्टिकल 169, तो फिर पार्लियामेंट एक सिंपल मेजोरिटी से पास करके उस रेजोल्यूशन को इफेक्ट देती है और फिर उस स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना दिया जाता है। अब आप देखेंगे कि चूंकि पार्लियामेंट क्रिएशन और एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के लिए सिंपल मेजोरिटी का यूज करती है, इसका मतलब यह है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए हमें आर्टिकल 368 का यूज नहीं करना पड़ता, हम सिंपल मेजोरिटी से बना सकते हैं। अब इस बॉक्स को देखिए, इसके माध्यम से मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन किस तरीके से होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जिस भी स्टेट को अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करना है, उस स्टेट की असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करती है और ये रेजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है टोटल मेंबरशिप का 50% प्लस 1, साथ ही साथ जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स हैं उनका 2/3 जो है वो मेजोरिटी मिलनी चाहिए। तो ये होता है स्पेशल मेजोरिटी। इसके बारे में मैंने आपको कई सारे चैप्टर्स में डिस्कस किया है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर आपने मेरे पार्लियामेंट वाले वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज उसको देखिए, ताकि 20 से 30% एफर्ट में आप इस चैप्टर को पूरा पूरा समझ पाए। तो सबसे पहला स्टेज मैंने आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करने का क्या बताया कि स्टेट असेंबली एक रेजोल्यूशन को स्पेशल मेजोरिटी से पास करती है इस रिगार्ड में। इसके बाद पार्लियामेंट सेम रेजोल्यूशन को सिंपल मेजोरिटी से पास करती है, मींस आर्टिकल 368 का यूज नहीं होगा। और जब पार्लियामेंट ने इस एक्ट रेजोल्यूशन को पास कर दिया तो उसके बाद स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट हो जाता है। अबॉलिशन का भी सेम तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया जाता है। तो ये दोस्तों हमने बात की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हमने क्या देखा कि हमारे देश में ऑर्गेनाइजेशन को लेके जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कहीं पे यूनिकैमरल है, कहीं पे बाईकैमरल है। अब हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के कंपोजिशन के बारे में। स्टेट लेजिस्लेचर में यदि 2 हाउस पाए जाते हैं तो उनके बारे में बात करेंगे, और एक मोस्टली आप देखेंगे कि 1 हाउस ही पाया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन फर्स्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में। तो आप देखेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, मींस उस स्टेट की जो पब्लिक होती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है और लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजती है। और ये इलेक्शन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होता है, मींस कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र के हैं वो सभी इसमें वोट करेंगे। तो हम लेजिस्लेटिव असेंबली के स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके मैक्सिमम स्ट्रेंथ को 500 तक फिक्स कर दिया गया है और मिनिमम स्ट्रेंथ को 60 तक फिक्स कर दिया गया है। तो इस तरीके से जिस भी स्टेट का जो पॉपुलेशन साइज होगा उसके बेस पे उसके लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ 60 और 500 इसके बीच में ही वैरी करेगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजन मेंशन किए गए हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा। इन तीनों के लिए मिनिमम नंबर फिक्स कर दिया गया है 30। यहाँ पे मिनिमम नंबर क्या था, 60। मिजोरम के लिए आप देखेंगे 40 है और नागालैंड के लिए 46 है। ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। अब देखिए, यहाँ ये जो पॉइंट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे स्टेटमेंट के बेस में पूछा जा सकता है। आप देखेंगे नॉर्मली लेजिस्लेटिव असेंबली में सारे ही मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, बट सिक्किम और नागालैंड 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ मेंबर्स इनडायरेक्टली भी इलेक्टेड होते हैं। अब इसकी वजह वहां की डेमोग्राफी है ना। इस वजह से वहां के लोगों की अपने कंपोजिट कल्चर को वो करने के लिए, कंपोजिट कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कुछ ऐसा प्रोविजन लाया गया। तो ये हमने बात की लेजिस्लेटिव असेंबली के स्ट्रेंथ की। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में। आप देखेंगे दोस्तों कि 2020 से पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था, बट 104th अमेंडमेंट 2019 ने इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी मेंबर नॉमिनेट नहीं होता है। अब मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेटिव के असेंबली के मेंबर्स का इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन से होता है। तो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाया जाता है और हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में चुन के आता है। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रत्येक स्टेट को अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। यह डिवीजन इस तरीके से होता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने पॉपुलेशन है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जितनी नंबर ऑफ सीट्स मिली है इसके बीच का रेशियो पूरे स्टेट्स में एक समान रहे। मींस मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 8 लाख लोग हैं और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को 1 सीट मिली है,
तो 8:1 का जो रेशियो है ये उस पूरे स्टेट में सेम रहे, इस बात को इंश्योर करने का काम किया जाता है। और ये जहां तक पॉसिबल हो वहां तक करने का काम किया जाता है। अब ये एकदम लिटरल सेंस में ट्रू नहीं है। अब मान लीजिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के नंबर्स थोड़े बहुत डिफर कर सकते हैं, लेकिन जिस सीमा तक पॉसिबल हो उस सीमा तक, उस एक्सटेंट तक जो है इस रेशियो को बनाए रखा जाता है। अब मैंने आपको बताया कि जब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिवीजन होता है तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी के पॉपुलेशन को देखा जाता है। अब यहाँ पे पॉपुलेशन जो वर्ड है, इस पॉपुलेशन वर्ड का मतलब है कि जो भी लास्ट सेंसस उस स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिश हुआ है, उस सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये हमने बात की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। अब हम देखते हैं कि हर सेंसस के बाद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीएडजस्ट किया जाता है। और ये दो दो चीजों में होता है। एक तो कि असेंबली में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं उसको रीएडजस्ट किया जाएगा, और दूसरा किसी भी स्टेट के अंदर कितने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको रीएडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अब इस बात का पावर कि किसी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम रीएडजस्ट करें, इस बात की पावर पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट ने अपने इसी पावर के अंडर में आप देखेंगे कि 4 बारी डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास किया है। एक 1952 में, फिर 62 में, 1972 में और 2002 में। तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के रीएडजस्टमेंट के पर्पज से अभी तक 4 बार डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास हुआ है। अब आपको ये दोनों पॉइंट्स बहुत ध्यान में रखना है। 42nd अमेंडमेंट 1976, इसने क्या किया कि किसी भी स्टेट के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे उसको फ्रोज कर दिया, यानी उसको फिक्स कर दिया। कब तक के लिए? 2000 ईस्वी तक के लिए। और ये जो नंबर ऑफ सीट्स होंगे वो 1971 के सेंसस के बेस पे डिफाइन किए जाएंगे। ठीक है, अब 84th अमेंडमेंट ने क्या किया कि जो 2000 ईस्वी तक के लिए ये जो फ्रोज किया गया था नंबर ऑफ सीट्स को, इसको एक्सटेंड करके अभी 2026 तक कर दिया है ना। 84th अमेंडमेंट ने एक चीज और भी चेंज किया। क्या किया मैं बताता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट 84th अमेंडमेंट ने गवर्नमेंट को इस बात के लिए एम्पावर किया कि आप टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीएडजस्ट करेंगे, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का रैशनलाइजेशन करेंगे 1991 के सेंसस पे। पहले 42nd अमेंडमेंट ने कहा था कि 1971 के लेवल पे आप इसको वो करेंगे, लेकिन 84th अमेंडमेंट ने कहा कि आप 1991 के सेंसस पे करेंगे। फिर आप देखेंगे 87th अमेंडमेंट 2003 ने क्या किया, इस 1991 के सेंसस के बजाय 2001 के सेंसस के बेस पे रीएडजस्टमेंट और रैशनलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट को एम्पावर किया। तो ये कुछ चीजें थी आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों, जब भी हर एक सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट होगा या किसी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का रैशनलाइजेशन होगा, तो इस रैशनलाइजेशन और रीएडजस्टमेंट को किया जाएगा तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो भी स्टेट के अंदर असेंबली है उसकी नंबर ऑफ सीट्स में कोई चेंज ना आए। यानी कि 42nd अमेंडमेंट, इसने अगर किसी असेंबली के नंबर ऑफ सीट्स को 70 पर फिक्स कर दिया है, तो अगर हम इस किसी भी स्टेट के अंदर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीएडजस्ट करते हैं या उसका रैशनलाइजेशन करते हैं तो इस 70 नंबर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में एससी और एसटी के लिए कुछ सीट्स भी रिजर्व किए जाते हैं। आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली एससी एसटी को उनके पॉपुलेशन के रेशियो के बेस पे 10 साल के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था। ठीक है, अब इस ड्यूरेशन को हम देखते हैं कि कई बार हर बार 10 साल के लिए कई बार इसको बढ़ाया जा चुका है। और लास्ट जो इसमें एक्सटेंशन हुआ था वो 104th अमेंडमेंट के माध्यम से हुआ था, और इस रिजर्वेशन को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो एससी एसटी के लिए उनके पॉपुलेशन के साइज के बेस पे कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। ये हमने लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंपोजिशन के बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है और वो इलेक्टोरल कॉलेज लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को इलेक्ट करता है। ठीक है, अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्ट्रेंथ होगा उसका 1/3 ही मैक्सिमम स्ट्रेंथ लेजिस्लेटिव काउंसिल का हो सकता है। यानी अगर किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में, मैं अगर एक फिगर बताऊं कि 10 मान लीजिए 30 मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मैक्सिमम नंबर हो सकता है वो होगा 10, यानी 30 का 1/3 कितना होगा? 10। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखते हैं। मिनिमम स्ट्रेंथ 40 हो सकता है, ये आप ध्यान में रखेंगे।
अब नोट में मैं जहाँ पे भी जो भी बातें लिखता हूँ, आप वहाँ पे समझ जाइए कि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहीं भी पूछा जा सकता है, बिकॉज ये कैची पॉइंट होता है, इसलिए मैं इसको बार बार नोट्स के फॉर्म में लिखता हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट को तो फिक्स कर दिया है, लेकिन काउंसिल का जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होता है ये पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन के मैनर की बात करें, मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो इसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग होते हैं सबसे पहले देखते हैं। आइए, जो 1/3 मेंबर होता है वो लोकल बॉडीज से आता है। उनका उनका जो माफ कीजिएगा, 1/3 मेंबर का इलेक्शन लोकल बॉडीज के मेंबर्स करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 1/12 मेंबर होता है उसको स्टेट के 3 साल के जो ग्रेजुएट होते हैं और जो उसी स्टेट के अंदर रह रहे हैं, वो 1/12 मेंबर को उनका इलेक्शन करते हैं। फिर 1/12 मेंबर जो टीचर्स हैं सेकेंडरी स्कूल से ऊपर के लेवल के या सेकेंडरी स्कूल के और जो उसी स्टेट में रिजाइड कर रहे हैं, वो टीचर 1/12 मेंबर को इलेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 मेंबर को इलेक्ट करते हैं। तो अब आप देखेंगे अगर आप इन चारों पॉइंट्स को ऐड कर दें तो आपका 5/6, ये तो 5/6 मेंबर्स का इनडायरेक्ट 5/6 मेंबर्स का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। बच गए कितने? 1/6। तो इस 1/6 का आप देखेंगे नॉमिनेशन होता है बाय गवर्नर, यहाँ पे मैंने यही लिखा है। 1/6 जो मेंबर बच गए हैं उनका गवर्नर के द्वारा नॉमिनेशन होता है। तो ये हमने बात की कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। अब हम बात करते हैं कि किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो 2 हाउसेस होते हैं उनका ड्यूरेशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। लेजिस्लेटिव असेंबली को आप लोकसभा के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। ये लोकसभा का इक्विवेलेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है। जिस तरीके से पार्लियामेंट में एक लोकसभा लोअर हाउस होता है, उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस होता है। तो लोकसभा की ही तरह इसका जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है और वो इसकी पहली मीटिंग से डिसाइड किया जाता है। लेकिन गवर्नर चाहे तो असेंबली को 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकता है अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है। इसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि अगर किसी भी टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टर्म है उसको पार्लियामेंट के द्वारा 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है और फिर 1 साल कर करके कितने भी टाइम तक इस लेजिस्लेटिव असेंबली के टर्म को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर इमरजेंसी को रिवोक कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, तो ये रिवोकेशन के 6 महीने के भीतर फिर उस असेंबली का इलेक्शन होना चाहिए, री इलेक्शन होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के ड्यूरेशन की बात करें तो इसको आप राज्यसभा से कंपेयर करके देख सकते हैं। ये राज्यसभा का इक्विवेलेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है। राज्यसभा की तरह ये भी एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, यानी परमानेंट चैम्बर है। इसमें इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। इसमें आप देखेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 मेंबर हर एक दूसरे साल रिटायर कर जाते हैं और अगर एक मेंबर मैक्सिमम 6 साल तक जो है वो अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के पोस्ट मेंबर के तौर पे बना रह सकता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी टर्म नहीं होता, इसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता। इसके मेंबर का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है। तो कोई भी एक मेंबर मैक्सिमम 6 साल तक अपना जो है अपने पोस्ट पे बना रह सकता है। तो ये हमने देखा दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस। अब हम बात करते हैं मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, इसको हम 2 फॉर्म में देख सकते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है और दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में क्या कहा। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनने के लिए क्या क्या बातें कहता है, हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले किसी भी पर्सन को सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए अगर वो किसी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनना चाहता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 30 साल और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए 25 साल होना चाहिए। इसके साथ साथ उस पर्सन को ऐसे क्वालिफिकेशंस भी पोजेस करने चाहिए जिस क्वालिफिकेशन के बारे में पार्लियामेंट ने प्रिस्क्राइब किया है। अब पार्लियामेंट को चूंकि अदर क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब करने की पावर है, तो अपने इसी पावर के अंडर में पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को पास किया। अब इस एक्ट में भी कुछ ऐसे क्वालिफिकेशंस के ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनके बेस पर किसी भी पर्सन को स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनाया जाएगा। सबसे पहले आप देखिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर इलेक्ट होने के लिए
किसी भी पर्सन को उस कंसर्न स्टेट के अंदर जो असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैंने आपको बताया कि असेंबली का चूंकि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए स्टेट को अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है। तो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टर के तौर पर अगर कोई पर्सन है, तभी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर इलेक्ट हो सकता है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नॉमिनेट होने के लिए जो कि गवर्नर करता है, उसको उस स्टेट का रेजिडेंट होना पड़ेगा, तभी जाके वो उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट हो सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के, माफ कीजिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के तौर पे सेलेक्ट होने के लिए उस पर्सन को उस कंसर्न स्टेट का एक इलेक्टर होना बहुत जरूरी है, तभी जाके वो उस लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन पाएगा। इसके साथ साथ अगर कोई मेंबर एससी या एसटी के लिए रिजर्व सीट पे इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उसको उस कम्युनिटी का होना पड़ेगा, तभी वो एससी एसटी की सीट्स पे इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कौन कौन से क्वालिफिकेशंस की बातें की गई उसके बारे में हमने देखा। लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन नाउ। अब हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन और आरपीए एक्ट 1951 इन दोनों जगह में देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई भी मेंबर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो, तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन उसका किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई मेंबर मिनिस्टर बनता है या कोई भी मेंबर किसी ऐसे ऑफिस को होल्ड करता है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने एग्जेम्प्ट किया है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर अगर कहता है कि इस ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा और उस ऑफिस पे कोई भी मेंबर है, तो फिर उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ डिस्क्वालिफिकेशन का दूसरा ग्राउंड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है और उसको कोर्ट ने ऐसा डिक्लेयर किया है, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अनसाउंड माइंड मतलब कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, तो फिर घोषित दिवालिया, उसको हम अनडिस्चार्ज यानी अघोषित दिवालिया, जो दिवालिया है उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसको फिर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति ने अपनी इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी हो, तो फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया हो और उस लॉ में कुछ ऐसे बातें कही हो जो डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स हैं, तो फिर उन ग्राउंड्स के बेस पे भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट ने अपने इसी लॉ बनाने के पावर के तहत आरपी एक्ट बनाया था, मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में। तो इस एक्ट में भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड बताए गए, जैसे उसको किसी इलेक्टोरल ऑफेंस या इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस में गिल्टी नहीं पाया जाना चाहिए। अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसके साथ साथ किसी भी ऑफेंस के तहत उसको 2 साल या उससे ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगर किसी को भी डिटेन किया गया है या जेल में रखा गया है, इम्प्रिजन किया गया है, तो फिर उसको डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कोई भी पर्सन जो है अगर गवर्नमेंट सर्विसेज में है और उसको करप्शन या डिसलॉयल्टी के लिए डिसमिस किया गया है, तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अगर कोई पर्सन सोशल क्राइम को प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कोई भी पर्सन अगर किसी ऐसे कॉरपोरेशन का डायरेक्टर या मैनेजर है जिस कॉरपोरेशन का 25% शेयर गवर्नमेंट के पास है, तो फिर उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा और फिर उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने अभी आपको जितने भी ग्राउंड्स बताए हैं, क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन, अगर इन सारे डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड पे कोई भी सवाल खड़ा होता है कि इस डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड के बेस पे किसी भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या नहीं, उस पे गवर्नर का डिसीजन फाइनल होगा। ठीक है, लेकिन जब 10th शेड्यूल वाले मैटर की बात आएगी, तो 10th शेड्यूल वाले मैटर में आप देखेंगे कि वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन फाइनल होता है, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के डिसीजन को जो है जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो ऊपर में मैंने जितने भी ग्राउंड बताए हैं डिस्क्वालिफिकेशन पे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो चाहे वो आरपी एक्ट 1951 में हो, इन सारे ग्राउंड्स के बेस पे आप देखेंगे जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन होता है उस पर गवर्नर का डिसीजन फाइनल होता है। अब हम बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, यानी कि डिफेक्शन यानी दल बदल, और जिसकी चर्चा हमें 10th शेड्यूल में मिलती है। तो 10th शेड्यूल वाले मैटर पे अगर डिस्क्वालिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन उठता है, तो वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये डिसाइड करता है कि कोई भी मेंबर जो है वो डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं।
अब मान लीजिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किसी को डिफेक्शन के ग्राउंड के बेस पे डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के इस डिसीजन को जो कोर्ट है जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ऐसा किहोतो होलोहन केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ बातें थी जो आपको जाननी चाहिए। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी है, तो इसकी वजह से इसको मैं यहीं पे रोकता हूँ। अगली वीडियो में हम ओथ और अफर्मेशन के बारे में बात करेंगे, इसके आगे की चीजों को हम कवर करेंगे, है ना। ज्यादा लंबी वीडियो हो जाने पे क्या होता है कि आप लोगों के लिए भी हेक्टिक हो जाता है, और चूंकि ये चैप्टर जो है काफी कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको आपको आराम आराम से पढ़ना है, आराम आराम से समझना है और बार बार रिविजन करना है। तो मैं बहुत ही जल्दी आपसे अगली वीडियो में इसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, उसमें हम इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।